नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है एक नई श्रृंखला बीपीएससी द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं इतिहास से भाग 1। पहला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आचार्य JB कृपलानी। माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन का उल्लेख किया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में भी जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दो स्वतंत्र प्रभु भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत के विभाजन के समय आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने भारत की अंतरिम सरकार 1946 से 1947 और भारत की संविधान सभा में भी कार्य किया था। किसने प्रेक्षित किया कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध है? हु ऑब्जर्व दैट द कांग्रेस इज इन रियलिटी अ सिविल वार विदाउट आर्म्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। यह बयान सर सैयद अहमद खान ने दिया था, जिन्होंने कांग्रेस की कड़ी निंदा की थी। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध है। गृह युद्ध का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि देश का शासन किसके हाथों में होगा। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। यह ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी है। सप्त सिंधु ऋग्वेद के भजनों में एक प्रमुख भूमिका निभाती है और फलस्वरूप प्रारंभिक वैदिक धर्म में भी। मुगल काल में सुधारित मुद्रा प्रणाली की स्थापना के लिए किसे सम्मानित किया जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑनर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिफॉर्म्ड करेंसी सिस्टम इन मुगल पीरियड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अकबर को। अकबर ने मुगल मुद्रा को अपने समय की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा में से एक बनाने के लिए सुधार किया। नए शासन के पास पूरी तरह से काम करने वाली त्रिधातु कौन कौन सी? चांदी, तांबा और सोना मुद्रा थी, जिसमें एक खुली खनन प्रणाली थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो खनन शुल्क का भुगतान करना चाहता था वह टकसाल में धातु या पुराना या विदेशी सिक्का ला सकता था। पहली बार दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? व्हेन वाज फर्स्ट दिल्ली दरबार हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1877। दिल्ली दरबार एक भारतीय शाही शैली की सामूहिक सभा थी, जिसे भारत के सम्राट या साम्राज्ञी के उत्तराधिकार को चिन्हित करने के लिए दिल्ली में अंग्रेजों द्वारा आयोजित किया गया था। इंपीरियल दरबार के रूप में जाना जाता था। यह ब्रिटिश साम्राज्य की ऊंचाई पर 1877, 1903 और 1911 में 3 बार आयोजित किया गया था। तीनों शाही दरबारों ने राज्याभिषेक मनाया। प्रथम घोषित महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी और कैसर ए हिंद शीर्षक से घोषित किया गया था। दूसरे ने इनके बेटे किंग एडवर्ड सप्तम को भारत के सम्राट के रूप में और तीसरे ने इनके बेटे किंग जॉर्ज पंचम को पुष्टि की। हालांकि किंग जॉर्ज पंचम एक दरबार में शामिल होने वाले एकमात्र सम्राट थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? मोस्ट ऑफ अमीर्स एंड सुल्तान्स ऑफ द सल्तनत पीरियड बिलोंग टू विच क्लास? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तुर्क। इस्लामी दुनिया भर में तुर्क दास दिल्ली सल्तनत में समाज के मूल्यवान सदस्य थे। इनके संरक्षकों के लिए इनका मूल्य इनकी सैन्य क्षमता, इनकी वफादारी और अनुशासन था। सामाजिक गतिशीलता के अवसर को भुनाने की इनकी क्षमता ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने हेतु इनके सामाजिक आख्यान में एक दिलचस्प तनाव पैदा किया। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज की PDF आपको एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स कोर्स में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आइए इसी के साथ ऐप के कोर्सेज की चर्चा करते हैं। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज
30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे। वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया? Who among the following contributed to the construction of कुतुब मीनार? The right answer is ऑप्शन नंबर डी। इनमें से एक से अधिक, क्योंकि इन सभी ने इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया। इनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण किया। 1230 में इल्तुतमिश और 1315 में अलाउद्दीन खिलजी ने इमारत में अतिरिक्त वृद्धि की। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कुतुब मीनार का जो नाम है यह किनके नाम पे रखा गया था। अंग्रेजों ने सबसे पहले किस प्रांत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की? ब्रिटिश स्टार्टेड द रैयतवाड़ी सिस्टम फर्स्ट इन विच प्रोविंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मद्रास प्रोविंस। 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्माण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि की क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल जमान की उपाधि दी थी? Who among the following painters was given the title of नादिर उल जमान by
जहांगीर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अबुल हसन। अबुल हसन 1569 से लेकर 12 जून 1641 तक मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा आसफ खान के रूप में हकदार 5वें मुगल सम्राट शाहजहां के ग्रैंड वजीर प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पहले जहांगीर के वकील के रूप में कार्य किया, जो कि उच्चतम मुगल प्रशासनिक कार्यालय था। निम्नलिखित में से कौन लाल किला के निर्माण का श्रेय पाने का हकदार है? हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व्स द क्रेडिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण के काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में कराई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण कार्य 1648 ईस्वी यानी करीब 10 साल तक चला। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाई गई सभी इमारतों का अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है। निम्नलिखित में से किसने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया? हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव। मूल आदि ग्रंथ, जिसमें सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक और अन्य सिख गुरुओं और संतों के छंद शामिल हैं, को 1603 से 1604 में 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया था। क्या आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग में जन्मे सेनापति कहा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्रेडिटेड एज ए हेवन बोर्न जनरल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। आर्कोट में इनके शानदार नेतृत्व ने इन्हें यूरोप में एक बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई। जब वे 1753 में घर गए तो विलियम पिट द एल्डर ने इन्हें स्वर्ग में जन्मे सेनापति कहा था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के महाभियोग का प्रयास 1787 और 1795 के बीच ग्रेट ब्रिटेन की संसद में किया गया था। हेस्टिंग पर कलकत्ता में अपने समय के दौरान कदाचार का आरोप लगाया गया था, विशेष रूप से कुप्रबंधन और व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से संबंधित। किसने माना कि ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत के लिए घृणित है? हु कंसीडर्ड द ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी इज डिसगस्टिंग इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियां घृणित थी। अंग्रेजी हस्तक्षेप ने स्पिनर को लंकाशायर में और बुनकर को बंगाल में रखा। हिंदू स्पिनर और बुनकर दोनों को मिटा रहा है। इन छोटे अर्ध बर्बर अर्ध सभ्य समुदायों को उनके आर्थिक आधार को उड़ाकर भंग कर दिया गया और इस तरह एशिया में सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति का उत्पादन किया। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मौलवी लियाकत अली। विद्रोह के दौरान मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में आंदोलन का नेतृत्व किया और 6 जून 1857 से लेकर के 16 जून 1857 तक ब्रिटिश सेना को खाड़ी में रखने में कामयाब रहे। इनका जन्म 1810 और 1830 के बीच चैल के महगांव नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इलाहाबाद के परगना अब कौशाम्बी जिले में है। मुंगेर में बरहिया ताल प्रतिरोध का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बरहिया ताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बकास भूमि के जीर्णोद्धार की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 से पहले भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में
निम्नलिखित विद्रोहों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग अपराइजिंग्स against the British colonial power in India prior to 1857 in the various parts of the country in correct order। तो सबसे पहले है बंगाल सिपाही विद्रोह, उसके बाद है वेल्लोर सिपाही विद्रोह, उसके बाद है कच्छ विद्रोह, उसके बाद आता है कोल विद्रोह और सबसे लास्ट में संथाल अपराइजिंग। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह है 1764 ईस्वी में, यह है 1806 में, ये रहा 1816 में, कोल विद्रोह है 1829 में और सबसे अंतिम में है संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ अखबार का शुभारंभ किया था? Who among the following had launched the paper कौमी आवाज़? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज़, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं देश की आवाज़, भारत में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित एक उर्दू भाषा का समाचार पत्र है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में शुरू किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट्स। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। समाचार पत्र और उनके संपादक का नाम है, तो सही क्रम होगा इसका। हिंदू अखबार के संपादक कौन थे? संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, यानी ए का हो जाएगा 3। कहाँ पर है भाई? ए का 3 है यहाँ पर। उसके बाद है सुधारक, जिसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद है वॉइस ऑफ इंडिया, इसका सही संपादक है दादा भाई नौरोजी, यानी सी का 1। और सबसे लास्ट में बंगाली, जिसके संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी D4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? द समाधि ऑफ राजा राम मोहन राय इज इन, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्टल, इंग्लैंड। 27 सितंबर 1833 को मेनिंजाइटिस से ब्रिस्टल के उत्तर पूर्व एक गांव स्टेपलटन में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें दक्षिण ब्रिस्टल में अर्नोस वेले कब्रिस्तान में दफनाया गया। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक और एक अथक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में ज्ञानोदय एवं उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग की शुरुआत की। इनका जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करने वाले और रूढ़िवादिता का समर्थन करने वाले बंगाली नेता कौन थे? द बंगाली लीडर हु अपोज्ड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी वाज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव। राधाकांत 1818 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय कृषि और बागवानी सोसाइटी के एक सक्रिय सदस्य थे। वह 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। इस पद पर वे अपनी मृत्यु तक रहे। इन्होंने डेविड हरे की मदद की और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए धन दिया। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल का पुनर्मिलन कब हुआ? When was Bengal reunited due to the protests by Indian? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, 1911। एक नया विभाजन जिसे प्रांत को धार्मिक के बजाय भाषाई आधार पर विभाजित किया। इसके बाद हिंदी, उड़िया और असमिया क्षेत्रों को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में विभाजित किया गया था। ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली में भी स्थानांतरित कर दिया गया था। तो यह जो विभाजन हुआ था यह किस डेट में हुआ था? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस घटना में मतभेद के बीज थे जिसे करना अंततः देश का विभाजन हो गया? Seats of discord were in which event during national movement and which eventually divided the country was? The right answer is option number D. विधानसभा में मुसलमानों के लिए सीटों और अलग निर्वाचक मंडलों का आरक्षण, यही था विभाजन का बीज जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which one of the following statement is not correct about non-cooperation movement? The right answer is option number D. M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यह सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था।
असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड सहित कई घटनाओं के मद्देनजर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1922 की चौरा चौरी घटना के कारण इसे बंद कर दिया गया था। नगरों का क्रमिक गृह किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल, गुप्त पीरियड। गुप्त वंश की शुरुआत श्री गुप्त ने की थी। इन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन चार धाम में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन चार धाम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर नहीं है। पूरी भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। दक्षिण में स्थित रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में है। पश्चिम में द्वारका भारत के गुजरात राज्य का एक शहर है। चौथा है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह अलकनंदा नदी के तट पर गढ़वाल पहाड़ियों में है। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बनाया गया है? द पिनेकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द्रविड़ा स्टाइल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। वाजपेयी के अनुसार ग्वालियर के तेली मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज के शासनकाल में शुरू हुआ था। चोल काल के दौरान डाले गए नटराज के कांस्य चिन्ह हमेशा किस देवता को दर्शाते हैं? ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द डेटी विद? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4 हाथ 4 हैंड्स। नटराज के रूप में शिव की प्रसिद्ध नृत्य आकृति चोल काल के दौरान विकसित और पूरी तरह से विकसित हुई और तब से इस जटिल कांस्य छवि के कई रूपों का मॉडल तैयार किया गया है। चोल काल के दौरान बनाए गए नटराज के कांसे के प्रतीक हमेशा 4 हाथों से देवता को दर्शाते हैं। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल मूर्तिकला का बेहतरीन उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संगम बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित था? विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट्स वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4, यानी केवल टोंडी और मुसिरी। दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर मुसिरी और टोंडी, पूर्व में कोराकाई और कावेरीपट्टिनम तमिल भूमि के प्रमुख बंदरगाहों में से थे जहां विदेशियों की भीड़ रहती थी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान, जिनका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी के बीच था, के जीवन के बारे में ब्रज भाषा की एक महाकाव्य कविता है। इसका श्रेय चंद बरदाई को दिया जाता है, जो पाठ के अनुसार राजा के दरबारी कवि थे। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के इस भाग का समापन इसी के साथ हो गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ।